नमस्कार। मैं सुमन द्विवेदी पिछले कई दिनों से आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास पर चर्चा कर रही हूँ। साथ ही मैं यह भी कहना चाहती हूँ कि यदि आप हिंदी से संबंधित किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों तो प्लीज़ आप हमारे वीडियो को क्रमबद्ध ढंग से एक बार जरूर देखें। मैं दावा करती हूँ कि आपकी हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रति एक तरफ जहाँ गहरी रुचि पैदा होगी, वहीं आपके अंदर विश्वास भी जागृत होगा और आप प्रतियोगी परीक्षा में हर हाल में सफलता अर्जित कर लेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग आदिकाल के प्रकरण 1 सामान्य परिचय और आदिकाल के ही प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य पर बहुत विस्तृत ढंग से चर्चा किए थे। एक एक पैरा को लेके चले थे और आवश्यकता पड़ने पर उसकी व्याख्या भी किए थे। आज हम आप लोगों के सम्मुख उसी प्रकरण 1 और प्रकरण 2 की मुख्य बातें, उसमें जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उस पर चर्चा करना चाहूँगी। तो प्लीज आप वीडियो अंत तक देखिएगा। आदिकाल के प्रकरण 1 के सामान्य परिचय में शुक्ल जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी जन्म माना जा सकता है। साथ ही शुक्ल जी ने यह भी उदाहरण दिया था कि जैसे उस समय गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। और आगे उन्होंने ये बताया है कि हिंदी साहित्य का आदिकाल जो है वो संवत 1050 से लेकर 1375 तक अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। फिर शुक्ल जी ने आगे बताया है कि राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति और श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासो नाम से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके इस काल को शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा है। फिर इसमें ध्यान देने योग्य ये भी बातें हैं जो कि प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य के अंतर्गत शुक्ल जी ने लिखा है कि अपभ्रंश नाम पहले पहल बलभी के राजा धार सेन द्वितीय के शिलालेख में मिलता है, जिसमें उसने अपने पिता गुहसेन को संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश तीनों का कवि कहा है। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसी प्रकरण के अंतर्गत शुक्ल जी ने बताया है कि बौद्ध धर्म विकृत होकर ब्रजयान संप्रदाय के रूप में देश के पूर्वी भागों में बहुत दिनों से चला आ रहा था। इन बौद्ध तांत्रिकों के बीच वामाचार अपनी चरम सीमा को पहुंचा। ये बिहार से लेकर आसाम तक फैले थे और सिद्ध कहलाते थे। 84 सिद्ध इन्हीं में हुए हैं। फिर आगे शुक्ल जी बताते हैं कि जिस प्रकार उन्होंने बताया है कि गोरखनाथ की नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वर्ज्यान शाखा है, यानी गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्धों की यही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विभत्स विधानों से अपने
को अलग रखा। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी वाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ में मिलती है। गोरख ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। ब्रज यानी सिद्धों का लीला क्षेत्र भारत का पूर्वी भाग था। गोरख ने अपने ग्रंथ का प्रचार देश के पश्चिमी भागों में यानी राजपूताने और पंजाब में किया। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बालनाथ योगी का स्थान बहुत दिनों तक प्रसिद्ध रहा। जैसे कि पद्मावत में बालनाथ का टीला आया है। आगे शुक्ल जी बताते हैं कि जिस प्रकार सिद्धों की संख्या 84 प्रसिद्ध है, उसी प्रकार नाथों की संख्या 9 प्रसिद्ध है। अब भी लोग 9 नाथ और 84 सिद्ध कहते सुने जाते हैं। गोरख सिद्धांत संग्रह से मार्ग प्रवर्तकों के नाम गिनाए गए हैं। क्या नाम है देख लीजिए। नागार्जुन, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ, गोरक्षनाथ, चरपट, जलंधर और मलयार्जुन। इन नामों में नागार्जुन, चरपट और जलंधर सिद्धों की परंपरा में भी हैं। आगे शुक्ल जी ने ये कहा है कि सिद्धों और योगियों का वर्णन तो मैं केवल इसलिए किया हूँ क्योंकि ये तो केवल सांप्रदायिक शिक्षा मात्र है और इनका जो है उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि उनकी रचनाओं का स्वाभाविक सारणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई भी संबंध नहीं है। अर्थात जी शुक्ल जी जोर देकर कहते हैं कि वे सांप्रदायिक शिक्षा मात्र हैं, अर्थात शुद्ध साहित्य की कोटि में वे नहीं आते। फिर शुक्ल जी कहते हैं कि उन रचनाओं की परंपरा को हम काव्य या साहित्य की कोई धारा नहीं कह सकते। अतः धर्म संबंधी रचनाओं की चर्चा छोड़ अब हम सामान्य साहित्य की जो सामग्री मिलती है उसका उल्लेख उनके संग्रहकर्ताओं और रचयिताओं के क्रम से करते हैं। तो उसमें उन्होंने हेमचंद, सोमप्रभ सूरी, जैनाचार्य मेरुतुंग, विद्याधर और सारंगधर के बारे में बताया है, जिसके हम लोग संक्षिप्त रूप से जान जाते हैं, देख लेते हैं। हेमचंद्र गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह और उनके भतीजे कुमारपाल के यहाँ इनका बड़ा मान था। ये अपने समय के सबसे प्रसिद्ध जैन आचार्य थे। इन्होंने एक बड़ा भारी व्याकरण ग्रंथ सिद्ध हेमचंद शब्दानुशासन सिद्धराज के समय में बनाया, जिसमें संस्कृत, प्राकृत और अभ्रंश तीनों का समावेश किया। आगे सोमप्रभ सूरी जी को देख लेते हैं हम लोग। ये भी एक जैन पंडित थे। इन्होंने संवत 1241 में कुमारपाल प्रतिबोध नामक एक गद्य पद में संस्कृत प्राकृत काव्य लिखा, जिसमें समय समय पर हेमचंद द्वारा कुमारपाल को अनेक प्रकार के उपदेश दिए जाने की कथाएं लिखी। फिर आगे हम लोग देख लेते हैं जैनाचार्य मेरुतुंग। इन्होंने संवत 1361 में प्रबंध चिंतामणि नामक एक संस्कृत ग्रंथ भोज प्रबंध के ढंग का बनाया, जिसमें बहुत से पुराने राजाओं के आख्यान संग्रहित किए। आगे विद्याधर के बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस नाम के एक कवि ने कन्नौज के किसी राठौर सम्राट के प्रताप और पराक्रम का वर्णन किसी ग्रंथ में किया था। ग्रंथ का पता नहीं, पर कुछ पद प्राकृत पिंगल सूत्र में मिलते हैं। आगे अंत में उन्होंने सारंगधर के बारे में बताया है, इसे हम लोग देख लेते हैं। सारंगधर इनका आयुर्वेद का ग्रंथ तो प्रसिद्ध ही है। ये अच्छे कवि और सूत्रकार भी थे। इन्होंने सारंगधर पद्धति के नाम से एक सुभाषित संग्रह भी बनाया है और अपना परिचय भी दिया है। रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हमीर देव के प्रधान सभासदों में अपना परिचय भी दिया है।
रणथंभौर के सुप्रसिद्ध वीर महाराज हम्मीर देव के प्रधान सभासदों में राघव देव थे। उनके भोपाल, दामोदर और देवदास ये 3 पुत्र हुए। दामोदर के 3 पुत्र हुए, सारंगधर, लक्ष्मीधर और कृष्ण। हम्मीर देव संवत 1357 में अलाउद्दीन की चढ़ाई में मारे गए थे। अतः सारंगधर के ग्रंथों का समय उक्त संवत के कुछ पीछे अर्थात विक्रम की 14वीं शताब्दी के अंतिम चरण में मानना चाहिए। अगले वीडियो में हम लोग आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत वीर गाथा काल को विस्तार से देखेंगे। और हालांकि इसके पीछे ये हमारा 12वां भाग है और 1 से लेके 11 भाग तक हमने शुक्ल जी के प्रकरण 1 और प्रकरण 2 की विस्तृत व्याख्या की है। एक बार प्लीज़ आप पीछे जाइए और क्रम से वीडियो देखिए, आप का ज्ञान काफ़ी विस्तृत होगा और आप गहन आपको खुद ही लगेगा कि आपकी जो जानकारी होगी वो गहन ढंग से, मतलब संक्षिप्त रूप तो आज मैं प्रस्तुत कर रही हूँ। तो प्लीज़ अंत में यही कहूँगी कि यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।